नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 का नागरिक का पहला क्लास 6 का चैप्टर है, जिसमें हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इंसान के सपने जितने बड़े होते हैं, मुश्किल भी उतनी ही बड़ी होती है। तो आइए चलते हैं, इस श्लोक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस थॉट के साथ कि 6 to 12 के जो क्लासेस हैं एनसीईआरटी, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया सारे के सारे नोट्स हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पार्ट वाइज इसको पाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो आज की शुरुआत करते हैं विविधता की समझ। ये क्लास 6 का है, पार्ट 1 का है और ये विविधता की समझ है। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण है। आज के डेट में देख रहे हैं दोस्तों कि जातिवाद कितना बढ़ चुका है, हर चीज़ में जातिवाद ही समस्या बन करके आया हुआ है। तो जातिवाद क्या है? व्यवस्था असमानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, परंतु आधुनिक समय में यह नहीं है। पहले के ज़माने में ये होता था, जो व्यक्ति जैसे कुम्हार होता था तो वो सिर्फ कुम्हारी का काम करता था, है ना। बढ़ाई जो होता था वो सिर्फ बढ़ाई का ही काम करता था। जो क्षत्रिय होता था वो सिर्फ युद्ध का ही, क्षत्रिय बल के लिए ही उपयोग करते। लेकिन आज के डेट में वो नहीं है। आज के डेट में क्या है कि अपना हाथ में जो हुनर है, पैसे के हिसाब से वो अपना अपना काम कर सकते हैं। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार से अभिनंदन, जोहार कह करके अभिनंदन करता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, कहीं पे गुड मॉर्निंग कहा जाता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या बोला जाता है? जोहार करके संबंधित किया जाता है। पहले समय में यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। अर्थात जीवन जो था वो जाजावर जैसा था, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जीवन क्या होता था? ट्रांसफ़र होते रहता था, कंटिन्यू चलते रहता था। उन्नति संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभर कर सामने आई। तो देखिए, जाजावर जीवन कैसे होता है कि कोई भी जगह पे अगर कोई व्यक्ति रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, वो 4-5 व्यक्ति मिलकर के एक परिवार बनता था और परिवार 4-5 परिवार बन करके वहाँ पे कुछ दिन रहा, फिर एक जगह से लेकर के उन्होंने दूसरे जगह तक चला गया। तो इस तरह से क्या करता है, एक जगह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इसी तरह से उन लोग चलते रहता था। जैसे कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है, जैसे कि झारखंड का रहने वाला अगर कोई राजस्थान चला जाता है तो वह झारखंड के संस्कृति के साथ साथ राजस्थान का संस्कृति को भी अपना लेता है। तो क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसीलिए ये संस्कृति, ये क्या हुआ कि आदान प्रदान होने के साथ एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभर करके सामने आई। उसमें इसको और डीपली अगर हम लोग जाएंगे, बढ़िया से समझेंगे, तो कहेंगे हमारे देश के सबसे उत्तर में, तो उत्तर में सबसे उत्तर में है जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता था, यानी कि लद्दाख से होते हुए पहले जो व्यापार होता था वो एक रास्ता था लद्दाख से होते हुए, जो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे सिल्क मार्ग, है ना। तो इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक बर्फीला रेगिस्तानी इलाका है। इस क्षेत्र में बिल्कुल बारिश नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ के भेड़ से पश्मीना ऊल मिलता है जो कि काफ़ी कीमती होते हैं, ठीक है। पश्मीना ऊल जो होता है जो कि ये काफ़ी कीमती होते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप पॉइंट में, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। ये पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग ऊनों को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालों को बुना जाता है। यहाँ के लोग मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं। लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा जा सकता है। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था तथा लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत और लद्दाख की जो संस्कृति है, धर्म है, वो एक ही है और ये इसीलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। मध्य एशिया के काबिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही बड़ा समृद्ध मौखिक संग्रह है। किताब का संग्रह केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है।
किताब नहीं, तिब्बत का ग्रंथ केसर संगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोगों ने गाते हैं और उस पर नाटक या अभिनय भी करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं हमारे देश के दक्षिण उत्तर में। ये सारे चीज़ तो विविधता किस चीज़ का है, विविधता कैसे है, तो उसी के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट में आते हैं। तो उत्तर में जिस तरह से हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़े, उसी तरह दक्षिण में हम अगर चले जाते हैं तो दक्षिण में सबसे है केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है। अरब से कोई व्यापारी केरल में आकर बस गए। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी ऐसा वर्णन किया है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा का मार्ग को जाना। इन सभी इतिहास प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिनमें से यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बुद्ध शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलता है और उन्हें चीनी वक कहते हैं। तथा तलने के लिए लोगों जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। इनमें चीन शब्द का इस बात की और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो बर्तन का भी इस्तेमाल चीन में हुआ होगा, जाल का भी, इसीलिए इस चीज़ का उपयोग या नाम का उपयोग किया जाता है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है और केरल के अधिक लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। यह एक नाव प्रतियोगिता है। केरल और लद्दाख को भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी कि एक उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में है। और एक दूसरे में भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो हमारे देश भारत को दो भागों में डिवाइडेड करने वाली कर्क रेखा जो कि भारत को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसीलिए एक उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। किसी भी क्षेत्र के संस्कृति जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी एकता का स्रोत माना जाता है। अमृतसर में हुई जालियाना बाग में एक ब्रिटिश शासक जनरल ओ डायर ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इसी झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। नेहरू जी ने अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। तो ये था दोस्तों क्लास 6 का पहला चैप्टर विविधता। अब आगे के चैप्टर में हम लोग जो क्लास 6 का ही है सेकंड चैप्टर जिसको हम लोग बोलेंगे, उसमें जानेंगे कि विविधता में भेदभाव। तो इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे के सारे अपलोड आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।